हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सिंह लेक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री के लेसन वैद्युत रसायन में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होता है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और बोला जाता है कि यह जो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम होते हैं, यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलते हैं हम आगे, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बोला जाता है कि ये जो फैराडे होते हैं, फैराडे का पूरा नाम बोला जाता है माइकल फैराडे। बोला जाता है कि माइकल फैराडे ने सन 1824 ईस्वी में, बोला जाएगा माइकल फैराडे ने सन 1824 ईस्वी में किसी वैद्युत अपघट के विलयन, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट के विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बीच एक संबंध प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के रूप में जानते हैं। और बोला जाता है कि यह जो फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का नियम होता है, यह दो नियम बताया गया, एक प्रथम नियम और क्या बताया गया, दूसरा द्वितीय नियम या दूसरा नियम। तो चलते हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बोला जाएगा, हेडिंग आपके सामने है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। बोला जाएगा कि माइकल फैराडे सन 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट के विलयन में 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य के विलयन में, वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित का मतलब समझते हैं, उपस्थित कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के मध्य एक संबंध प्रस्तुत किया, जिसे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। कर लिए, साथ साथ लिखते चलिए, बड़ा मजा आएगा। इतना करिए, फिर इसके बाद या तो आपका हो गया थ्योरी, इसके बाद आएगा प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और प्रथम नियम द्वितीय नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किए, जिसे प्रथम और द्वितीय नियम कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपने प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किए, जिसमें आपको बोला जाता है पहला प्रथम नियम और दूसरा बोला जाता है द्वितीय नियम या दूसरा नियम कहते हैं।
फैराडे का कितना नियम हो गया? दो नियम। यहाँ बोला जाएगा फर्स्ट लॉ और दूसरा होता है आपका सेकंड। ठीक है, करिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो आपको क्लियर है ना? सब दिख रहा है ठीक ठाक? हाँ ठीक, कर लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, क्लियर है एकदम? कोई समस्या हो तो बताइए। चले, तो इसमें हेडिंग बनाइएगा नंबर 1, फैराडे का प्रथम नियम। हेडिंग बनाइएगा फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। करिए जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे फर्स्ट लॉ। चले फिर, देखो ये होता क्या है। फैराडे का प्रथम नियम बोला जाता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड पर, बोला जाएगा इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्ट के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल टू Q, जहां W बोला जाता है कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और Q बोला जाता है कि वैद्युत धारा का परिमाण या विद्युत आवेशों की संख्या। ठीक है, विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। चलते हैं आगे। बोला जाएगा कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर, या लिख लो, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड का मतलब धन और ऋण, कैथोड और एनोड। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण, विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। ठीक है, बोला क्या गया? इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट में प्रत्येक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के परिमाण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बोला जाएगा कि यदि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, कैपिटल W तथा
तथा विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा का परिमाण कैपिटल क्यू हो तो, कैपिटल क्यू हो तो फैराडे के नियम के अनुसार, वो तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W प्रोपोर्शनल टू Q, क्या हो जाएगा? W प्रोपोर्शनल टू Q। और बोला जाएगा कि ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मान लो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे कैपिटल Z, और यहाँ क्या हो जाएगा Q, ठीक है। और क्या बोला जाएगा कि जहां कैपिटल Z अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, W इक्वल टू Z, और आपको पता है कि ये जो Q होता है Q इक्वल टू I गुणे T, मतलब कि ये जो Q का मान होता है, यानी कि जो आवेश होता है वह धारा और समय के क्या होता है प्रोडक्ट, यानी कि गुणे के क्या होता है बराबर होता है, तो Z इक्वल टू W इक्वल टू Z I T हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। दो फॉर्मूला हो सकता है इसका, दोनों फॉर्मूला करिए इसको नोट जल्दी से। नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे। देखो अभी फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया, W इक्वल टू Z I T, और बोला गया कि जहां Z क्या आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I क्या आपका विद्युत धारा है, और T क्या आपका समय है, ठीक है। और बोल दिया जाए कि यदि समय T बराबर कितना मान लिया जाए 1 सेकेंड, समय कितना मान लिया जाए 1 सेकेंड, और धारा I कितना मान लिया जाए 1 एम्पियर, ठीक है। अगर I का मान 1 एम्पियर मान लिया जाए, T का मान 1 सेकेंड मान लिया जाए, तो ये जो W का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Z गुणे 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि W इक्वल टू Z, ठीक है। तो जब W इक्वल टू Z हो जाएगा तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बोला जाएगा कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकेंड, ठीक है, या कह सकते हैं कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तब इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। लिख लो यहाँ पे, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो
इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को उस वैद्युत अपघट्य का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उस वैद्युत अपघट्य के विलयन का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं और इसे कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। कर लीजिए जल्दी से। करिए जल्दी से। चले आगे। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चले। चले आगे। और एक चीज आती रहेगा कि जो जेड का मान होता है, जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ, और ई का मतलब होता है रासायनिक तुल्यांक, और एफ का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट का मान होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 30। चलो लिखते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो कॉपर सल्फेट तो CuSO4 के विलयन में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित की गई तो 20 मिनट तक प्रवाहित की गई तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या है? कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए। करिए, इसको नोट करिए पहले क्वेश्चन, फिर हम आगे सकते हैं। कर लिए? चले आगे। तो देखो, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए जेड की वैल्यू, आई की वैल्यू और टी की वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं। देखो क्या दिया है, 0.5 एम्पियर, मतलब ये विद्युत धारा आई का मान दे दिया। आई बराबर 0.5 एम्पियर 20 मिनट तक, यानी कि समय टी बराबर आपको दिया 20 मिनट,
और अगर मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 20 गुणे 60 हो जाएगा। समझ में आएगा? 20 गुणे कितना हो जाएगा? 60। तो यानी कि यह कितना हो जाएगा भाई? बराबर 20 गुणे 60 बराबर कितना? 1200 सेकंड। 1200 सेकंड। तो बोला कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा यानी कि किसकी वैल्यू आपको निकालनी, कैपिटल W की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैपिटल की W की वैल्यू अननोन है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला तो ध्यान में तुरंत आता होगा कि वी नो दैट इक्वल टू होता है आपका W इक्वल टू ZIT। और जहाँ पे Z होता है आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और मैंने बोला था कि जो आपका Z होगा, Z बराबर होता है E/F होता है। और E की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आपको पता है कि E की वैल्यू अगर निकालना होगा तो M/N क्या हो जाता है? N हो जाता है। M/N अपान क्या हो जाएगा? F। M की वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे कि यह जो कॉपर होता है, कॉपर का नाम लिखे ना, ठीक है, लिख दें। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान बराबर, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 63.4। ठीक है, 63.4। और यहाँ पे एन की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो आपका होता है वो क्या होता है? आपका साल्ट होता है, लवण होता है, और लवण की क्या होती है? संयोजकता। आप बोलेंगे कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फेट की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 63.4 बटे में कितना? 2 बटे में 96,500। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 63.4 बटे में 2 गुणे 96,500। यहाँ पे वैल्यू रखिएगा किसकी जगह? जेड की जगह। तो W इक्वल हो जाएगा जेड की जगह पे 63.4 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 96,500। फिर गुणे हो जाएगा I की वैल्यू आई है 0.5 और T का मान आ गया है 1200। तो जब इस टोटल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल जाएगा वह आएगा आपका 0.197 ग्राम। टोटल सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.197। ठीक है, करिए इसको फिर हमारे चले आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद हेडिंग बनाएगा फैराडे का द्वितीय नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, तो फैराडे का द्वितीय नियम हेडिंग बनाइएगा। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है? देखो फैराडे द्वितीय नियम क्या होता है, पहले ध्यान देना। यहां से यह मैं आपको तरीका बता रहा कैसे याद किया जाता है। यह मान लो कि आपका प्रथम वैद्युत अपघट्य, प्रथम वैद्युत अपघट्य विलय। यह क्या हो गया आपका? प्रथम वैद्युत अपघट्य का विलय। ठीक है, और फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, आप एक और बना दें जिसका नाम होगा फैराडेज, यानी कि बोलेंगे प्रथम, ये प्रथम तो हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे? द्वितीय वैद्युत अपघट्य विलय। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बोला जाएगा कि जब भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य के विलय में समान परिमाण की विद्युत धारा, मतलब अगर इसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी? I एम्पीयर की। तो यह जो आपका होता है, मतलब निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है वह उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या हो जाता है? अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यानी कि लिख सकते हैं इसको, बोला जाएगा कि जब विद्युत धारा की, जब विद्युत धारा की समान मात्रा
जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली, मुक्त मतलब निक्षेपित, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाली या निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, ये जो आपको प्रथम वैद्युत अपघट्य का विलयन है, इसमें क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब Z1 हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ में आया? और ये जो दूसरे के लिए बोलेंगे तो ये हो जाएगा W2 इक्वल टू हो जाएगा Z2 हो जाएगा और I हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो, जब विद्युत धारा की समान मात्रा, बोला गया कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली या इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उसके रासायनिक तुल्यांक या कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी द्रव्यमानों के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि बोला जाएगा W1 इक्वल टू Z1 गुणे I गुणे T हो जाएगा। आया सर कितना? आया? चले आगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटाए इसको तो आगे चले हम। ये क्या हो गया आपका W, यहां से लिखना W1 इक्वल टू Z1 I T और दूसरा बोला गया W2 इक्वल टू Z2 I T। अब क्या बोलेंगे कि ये जो आपका इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा। अब क्या बोलिएगा, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा W1 अपान W2 इक्वल टू हो जाएगा Z1 I T अपान Z2 I T। ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका W1 बचेगा आपका W1 अपान W2 इक्वल टू हो जाएगा Z1 अपान Z2। ठीक है, ये आपका नंबर 1 फॉर्मूला निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको आप कवर करिए, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए फिर आगे चलें। ठीक है, अब दूसरे नियम में क्या बोला गया कि जो आपका मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी, यानी कि जो बोला गया कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W, ठीक है, वह क्या किसके अनुपाती होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, लिखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार कैसे करेंगे, बोला गया निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है, निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उसके तुल्यांकी द्रव्यमान की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बोल दें कि पहले वैद्युत अपघट्य के लिए, पहले वैद्युत अपघट्य के लिए, अगर पहले वैद्युत अपघट्य के लिए बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका
W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और जब दूसरे वाले के लिए बोलेंगे, दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए बोलेंगे, दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए, जब दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए बोलेंगे तो ये हो जाएगा W2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा E2। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 अपान W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा E1 अपान E2। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि यह जो Z1 अपान Z2 है उसका जो मान होगा वह E1 अपान E2 के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे कि जो Z होगा प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, E के हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको। ठीक है, अब अगर लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि यदि बोलेंगे हम लोग कि किसी वैद्युत अपघट्य, या बोलेंगे कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, नोट करिए। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लास को लेना ना भूलिएगा और इसको आप लोग कवर करिए और मेरे साथ साथ ऐसे आप लोग सहयोग देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।